Hello everyone, welcome to Global Online. This is Professor Swati Patil and today we are going to study about NTUGC NET 2024. In this session we will discuss about political science, that is unit 5 इंटरनेशनल रिलेशन। और आज के सेशन में आज हम इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी महत्वपूर्ण मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनका आज हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा और यही क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं हमारे लिए, यही सवाल इन जून 2024 के लिए। ठीक, इसके साथ हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इज प्लेस्ड अंडर विच थ्योरेटिकल approach of international relation, that is one first option is structural realism, क्लासिकल रियलिज्म, आइडियलिज्म या इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि लोकतांत्रिक शांति सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा गया है। ये है संरचनात्मक यथार्थवाद, शास्त्रीय यथार्थवाद, आदर्शवाद या संस्थागत उदारवाद। तो यहाँ पर हम देख सकते हो जो भी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है जहाँ पर हमें आइडियलिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताती है, तो यहाँ पर जो भी थ्योरेटिकल जो भी अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन का वही है आइडियलिज्म। तो इसका आंसर इज दैट सी, दैट इज आइडियलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी होल्ड्स दैट democratic countries like less to go to the war with one another than non-democratic countries। साथ ही द थ्योरी इवॉल्व फ्रॉम द राइटिंग द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट है। ठीक है, इमैनुअल कांट ने क्या कहा है, तो द थ्योरी ऑफ इवॉल्व फ्रॉम द राइटिंग ऑफ जर्मन फिलोसोफर, एडॉप्शन ऑफ 1832 जहाँ पर जो भी मॉडर्न डॉक्ट्रिन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। Also, the theory is based on the fact that declaring war in democratic countries required citizen support and legislative approach. This one is that democratic peace theory is placed under the आइडियलिज्म अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इसी के साथ ही आज हम देख सकते हैं एनटीयूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस इस कंप्लीट कोर्स में ग्लोबल ऑनलाइन कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करती है। तो डेली लाइव लेक्चर्स रहेगी, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, साथ ही फुल सिलेबस नोट्स भी दोनों माध्यमों से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोडेबल पीडीएफ मिल सकती है। मॉक टेस्ट रहेगी, साथ ही प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी रहेगी। लैपटॉप पर वेब व्यू रहेगा। यही कंप्लीट न्यू बैच है 10 जून 2024 के लिए। हमारे ये न्यू बैच जो भी दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहते हैं इनके लिए यही बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है, लेकिन जो जून के लिए टारगेट करना चाहते हैं इनके लिए यही सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो यूनिट 5 के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वही पर आज हम लेने वाले। यही क्वेश्चन हमको पूछे ही जा सकते हैं। ठीक, इनका फीस स्ट्रक्चर जून के लिए, साथ ही दिसंबर के जो टारगेट करना चाहते हैं इनके लिए इनका फीस स्ट्रक्चर कितना है, तो फीस है 10,000 रुपीज, लेकिन आपके लिए 20% डिस्काउंट रहकर आफ्टर डिस्काउंट 8,000 रहेगी। इन 8,000 में जब भी पॉलिटिकल साइंस को एडमिशन लेंगे इनके साथ ही आपको पेपर फर्स्ट बिल्कुल मुफ्त मिल सकता है, यानी पेपर फर्स्ट कंप्लीटली फ्री विद पेपर सेकेंड। ठीक, इनके लिए यहाँ पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है आपको ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर में जाकर आपको यही पेज दिखाएगा, पेज में स्टोर में जाकर आपको नए नए कोर्सेज दिखाई देंगे। माई कोर्सेज में जाकर आपको पॉलिटिकल साइंस टाइप करना है। पॉलिटिकल साइंस टाइप करने के बाद यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में आपको ओवरव्यू कंटेंट लाइव क्लासेस दिखाई देगी, साथ ही डेली लाइव लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस नोट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विद टेस्ट एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताई दी जाएगी। ठीक, इसके साथ इनका ड्यूरेशन कितना रहेगा, जो भी हमारे 10 जून के जो हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है इनका जो ड्यूरेशन रहेगा वही ड्यूरेशन है 1 ईयर तक। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2024 का ड्यूरेशन कंप्लीटली 1 ईयर तक रहेगा। इसके साथ ही जल्द से जल्द आपको ड्यूरेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जून के लिए जो टारगेट करना चाहते हैं इनके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड तक बने रहे और यही सेशन पूरा की पूरा देख लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द बुक ऑफ पॉलिटिक्स अमंग नेशंस वाज रिटन बाय फ्रेडरिक हर्टमन, हंस मॉर्गनथा, के.एस. होस्टेन या नन ऑफ द अबव। पॉलिटिक्स अमंग द नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देते कि पॉलिटिक्स के बारे में जो भी बुक्स है, बुक्स और थिंकर थॉट यानी जो भी ऑथर्स हैं इनके बारे में हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि जो भी बुक्स है, जो भी पॉलिटिकल साइंस यानी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो भी बुक्स है वही हमें नोट आउट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, ये जो बुक है किसने लिखी है, तो यह हंस मॉर्गनथा ने लिखी है, जो भी आइडियलिज्म रियलिज्म के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो भी रियलिज्म के बारे में बताया गया है तो हंस मॉर्गनथा, दैट इज द राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इज दैट
बी है हंस मॉर्गेटा द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन वाज रिटन। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर मैंने बार बार से मैं कहती हूँ कि जो भी क्वेश्चन है वही क्या करना है, हमें फोकस करना है हमारे लिए इस पर क्या पूछा गया, इनमें से ज्यादा हमें क्या करना है ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट नहीं कहा है, यहाँ पर हमारे लिए करेक्ट पेयर मैच करने के लिए कहा है। यहाँ से कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो भी क्वेश्चन है, थ्योरी है, थॉट है, एसोसिएट थिंकर से, इन्हीं के बारे में ज़्यादा से हमें क्वेश्चन पूछते आए हैं। ठीक है, वो भी कैसे, मैच द कॉलम फर्स्ट, मैच द कॉलम सेकंड, कॉलम एक फर्स्ट दिया होता है, कॉलम सेकंड दिया होता है, थ्योरी दी होती है, इनके रिलेटेड थिंकर्स दिए होते हैं, इनके रिलेटेड बुक्स दिए होते हैं, इनके रिलेटेड थॉट्स दिए होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या करना होता है, तो यहाँ पर हमें दोनों का मैच करना पड़ता है और यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन हमें बार बार पूछे गए हुए हैं। ठीक है, यही भी क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉलम फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो कॉलम फर्स्ट में थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस दिए हुए और कॉलम सेकंड में एसोसिएट थिंकर्स दिए हुए। ठीक है, जो भी थ्योरीज है इंटरनेशनल रिलेशन की, उनके बारे में जो भी थिंकर्स है, एसोसिएट थिंकर से, इनके बारे में यहाँ पर हमें क्या करना है, पेयर मैच करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पहली पूछा है रियलिज्म के बारे में, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबरलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर जब भी हमारे यूनिट 5 जो भी अप्रोचेस टू द इंटरनेशनल रिलेशन हम देख रहे हैं, रियलिज्म इनका सिलेबस का पार्ट है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, लेकिन वर्ल्ड सिस्टम जो है वह क्या है, अलग सेक्शन में पार्ट है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबरलिज्म जो है वह यूनिट 5 में ही है, लेकिन अलग पॉइंट में से यहाँ पर लिया हुआ है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर जो एक ही यूनिट पर है लेकिन एक ही पॉइंट पर नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रियलिज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो भी आज हमारे सेशन का पार्ट है, तो यहाँ पर हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एसोसिएट थिंकर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं पीटर जेस्टिन्स है, जॉन मेयर्सहाइमर है, रॉबर्ट एक्सलोर है एंड इमैनुअल वॉलनस्टीन है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट मैच करना है कि इनमें से कौन मैच कर रहे हैं, इनमें से करेक्ट कौन है। तो रियलिज्म के बारे में हमें थिंकर्स मालूम होना चाहिए, साथ ही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते, जो भी हम थेरीज पढ़ते, तो उनके बारे में उनकी थॉट और जो भी मिडल थीम है वो ही हमें मालूम होना चाहिए, कीवर्ड उनकी मालूम होना चाहिए। साथ ही जो भी इनके साथ लगे हुए थिंकर से, उनके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बार बार यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रियलिज्म एक को पीटर किन्सेकियन नहीं है, देन बी इंटरप्रिटेशन लिबरलिज्म के बारे में मार्क्स फेयर ही भी मालूम नहीं है, सोशल कंस्ट्रक्टिव के बारे में ये भी नहीं, लेकिन वर्ल्ड सिस्टम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर इमैनुअल वॉलनस्टीन है, ये इनके साथ काम करते हैं, एसोसिएट थिंकर इंटरनेशनल थ्योरीज के बारे में, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में इमैनुअल वॉलनस्टीन ये है, वह क्या है, मैच द सही वो ऑप्शन है। तो इसके साथ आंसर है, आंसर इज दैट डी, यानी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किससे जुड़ी होती है, तो इमैनुअल वॉलनस्टाइन के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम हमारे से अभी इस सेशन का पार्ट जो रियलिज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो यहाँ पर जो भी इनके रिलेटेड थिंकर्स है वही भी हम देखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी रियलिज्म आर्ग्यूज दैट state operate in realm developed inherent justice whether ethical norms may not apply early popular proponents of realism which of them जो भी है थुकैडिस, मैकियावेली, हॉब्स एंड रूसो, ये क्या है, रियलिज्म के प्रोपोनेंट है। ठीक है, ये इसके साथ द थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के कौन है, तो वहां पर देख सकते हैं वो डेवलप्ड बाय सोवियत साइकोलॉजिस्ट लेव वर्स्टी। ओके, यहाँ पर हमें यह नाम जो है या क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी हमें इस पर क्वेश्चन पूछे जाए रियलिज्म के बारे में, हॉब्स आए, रूसो आए या मैकियावेली आए एसोसिएट थिंकर लेके, तो यहाँ पर हमें वही सही है यही मालूम होना चाहिए। साथ ही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बारे में ये जो दिया हुआ है इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है, माइंड एंड स्पिरिट आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फोकस इन विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो भी माइंड्स और स्पिरिट के बारे में यहाँ पर हमें पता गया है कि शिक्षा के किस दर्शन, ठीक है, शिक्षा के
किस दर्शन में मन और आत्मा को क्या करती है, फोकस के आवश्यक तत्व यहाँ पर हमें बताया गया। तो रियलिज्म है क्या, न्यू रियलिज्म है क्या, देन आइडियलिज्म है क्या, या नेचुरलिज्म है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया माइंड और स्पिरिट किसके बारे में, जो भी इसेंशियल एलिमेंट यहाँ से हमें कहा गया कि वह क्या करते हैं, फोकस कर रहे फिलोसफी एजुकेशन के। तो वही ऑप्शन कौन सा हो सकता है, जो भी रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, आइडियलिज्म के बारे में यहाँ पर हमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रियलिज्म के बारे में हमें क्या मालूम है, तो शिक्षा और मन के बारे में यहाँ पर हमें पूछा गया। शिक्षा और मन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि यह रियलिज्म के बारे में पूछा गया या नहीं। रियलिज्म के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर पावर की बात होती है और इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। न्यू रियलिज्म भी जब हम देखते थे, लिबरलिज्म में रीजन की बात होती है, विवेक इसके ज्यादा से क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद जो है वहां पर मन और आत्मा में फोकस नहीं किया जाता, लेकिन जो आइडियल रहता है, आइडियलिज्म उसे कहते हैं, जो भी आइडियल रहता है, जो भी इट असर्ट द रियलिटी टू बी फाउंड इन मैन माइंड रैदर देन द मटेरियल नेचर उसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैन बीइंग अ स्पिरिचुअल इज अ सुप्रीम क्रिएशन कहते हैं, यूनिवर्सल माइंड कहते हैं, फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज कहते हैं, रियल नॉलेज इन प्रेसिडेंट माइंड कहते हैं, और साथ ही स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी उसे कहते हैं। तो इसी कारण जो भी आइडियलिज्म के बारे में हम बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर माइंड एंड स्पिरिट के बारे में जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स है वहां पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी, दैट इज आइडियलिज्म। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइडियलिज्म सीक्स टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैन एंड यूनिवर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट एंड माइंड। इट इज यहाँ पर हमें बताया ही गया है कि आइडियलिज्म स्पिरिट एंड माइंड के बारे में ज्यादा बात करते हैं। साथ ही आइडियलिज्म इन फैक्ट स्पिरिचुअलिज्म मैन स्पिरिचुअल नेचर कंसिडर्ड टू बी द very sense, and of this being it insert reality to found man's rather than the material nature। और chief assertions of आइडियलिज्म क्या हो सकते थे, स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी है, मैन बीइंग स्पिरिचुअल एंड सुप्रीम क्रिएशन है, यूनिवर्सल माइंड है, और साथ ही फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज भी दिखाई देते हैं, एंड रियल नॉलेज इज अ परस्यूड इन माइंड, यानी गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेजेस एक्वायर्ड through the activity, creativity and exercise of mind is important than the knowledge acquired through the sense। तो इसी के कारण जो भी element of the philosophy, element of focus in which philosophy of the education, that is the आइडियलिज्म। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे आप। क्वेश्चन इज दैट हियर असर्शन दिया हुआ है, साथ ही इनका रीजन भी दिया हुआ है। असर्शन यानी जो भी विधान दिया होता है उनके साथ ही जो भी रीजन दिया होता है, इसके बारे में हमें बताना चाहते हैं। जो स्टेटमेंट दिया होता है इसके साथ बताना चाहेंगे कि स्टेटमेंट के जो भी रीजन दिया हुआ है वही सही या गलत है, या इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ वही सही या गलत है। ऐसे में इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाती है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि क्लासिकल रियलिज्म आर्ग्यूज दैट कॉन्फ्लिक्ट अमंग नेशन इज इनवाइटेबल। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी असर्शन दिया है, जो भी स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि शास्त्रीय यथार्थवाद यह तर्क देता है कि राष्ट्रों के बीच संघर्ष क्या है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वह क्या है, इनवाइटेबल यानी अपरिहार्य है, यानी संघर्ष होने वाला ही है, यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, तो लेकिन इनका रीजन क्या हुआ दिया है कि क्लासिकल रियलिज्म बिलीव्स दैट बैलेंस ऑफ पावर कैन सिक्योर पीस। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट दिया हुआ है वह अपरिहार्य, लेकिन जो भी इनका रीजन क्या दिया, तो शास्त्रीय यथार्थवाद ऐसा मानता है कि शक्ति का संतुलन शांति क्या करते हैं, सुनिश्चित कर सकता है। बैलेंस ऑफ पावर कैन सिक्योर पीस, एक कैसे हो सकता है। ठीक है, शक्ति का संतुलन शांति सुनिश्चित कैसे कर सकती है, यानी ये कारण जो अपरिहार्य यह हमें मालूम है, लेकिन इनका यह कारण हो सकता है या नहीं। तो इनके साथ ही हम कोट्स देख सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द कॉज ऑफ ए। जो भी आर दिया हुआ है यहाँ पर ए का कॉज है, ए का कारण है, यहाँ पर बताएं। सी में दिया हुआ है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द कॉज ऑफ ए। साथ ही लास्ट ऑप्शन इज दैट आर इज करेक्ट बट ए इज इनकरेक्ट, यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में देख लेना चाहिए कि हमें क्या बताया गया, क्या पूछा गया है। ठीक है, इनमें से ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्लासिकल रियलिज्म के बारे में बताया गया, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है इनके बारे में हमें रीजन मालूम होना चाहिए, यानी क्या करना है कि क्लासिकल रियलिज्म आर्ग्यूज ये सेंटेंस पढ़ना और साथ ही ये किसके वजह हो गई, इनका रीजन क्या हो सकते हैं, ये अलग से या के साथ ही पढ़ना है, जो भी हमें
दिया हुआ है। इनसे क्या हो सकता है कि आपको मालूम पड़ सकता है कि इसका रीजन हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म आर्ग्यूज दैट कॉन्फ्लिक्ट अमंग नेशन इन इनवाइटेबल बिकॉज क्लासिकल रियलिज्म बिलीव्स दैट बैलेंस ऑफ पावर कैन सिक्योर पीस, यानी शक्ति का संतुलन शांति सुनिश्चित कर सकता है। तो राष्ट्रों के बीच संघर्ष शक्ति ये दोनों ही अपोजिट वर्ड है, यानी यानी आप सिक्योर पीस के बारे में कहते हो तो राष्ट्रों के बीच संघर्ष भी अपरिहार्य कहते हो। तो इसी कारण क्लासिकल रियलिज्म बैलेंस ऑफ पावर कैन सिक्योर पीस के बारे में कहता ही है, लेकिन इनका यह क्या हो सकता है, कारण नहीं हो सकता। इसीलिए इनका जो आंसर है, आंसर इज दैट सी है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज अ नॉट कॉज ऑफ द ए। ठीक है, तो इसके लिए आंसर है सी है। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु अमंग द फॉलोइंग द पायोनियर ऑफ द थ्योरी ऑफ न्यू रियलिज्म। मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो भी हमारे थ्योरीज है उनके पायोनियर्स है, उनके जो महत्वपूर्ण थिंकर्स है, थॉट्स है, वही हमें मालूम ही होना चाहिए। यहाँ पर हमें बताया गया है कि निम्नलिखित से कौन नव यथार्थवाद के सिद्धांत का क्या है, प्रणेता है। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन है केनिथ वॉल्स, हंस मॉर्गन था, बैरी वुडसन या रॉल प्रेरिश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि नियोरियलिज्म ये क्या है। तो नियोरियलिज्म के रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल रियलिज्म के, यानी क्लासिकल रियलिज्म के आगे रिफॉर्मुलेशन होकर न्यू रियलिज्म का जन्म हुआ है। इट्स की प्रोमोट कौन है, तर यहाँ पर हम देख सकते हैं केनिथ वॉल्स जो है वो कौन है। इट्स की प्रोमोट ऑफ द केनिथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, हु आउटलाइन इन इट्स बुक टाइटल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इनकी जो बुक है, जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, केनेट वॉल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केनेट वॉल्स की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क कब पब्लिश हुए, 1979 में पब्लिश हुए। फॉर द लास्ट डिकेड द न्यूएस्ट अप्रोच हैज गेन पॉपुलैरिटी ऑफ द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके साथ ही जो भी न्यू रियलिज्म के जो पायनियर है वही है केनेट वॉल्स है। ठीक, इसका आंसर है, आंसर इज दैट ए। ठीक है, इनके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच, अब यही भी हमारे लिए प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हुए। हमें याद रखना चाहिए कि जो भी यूनिट 5 है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछे जाए तो इस फॉर्मेट में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। यहाँ पर हमें करेक्ट जो भी पेयर मैच हुए इनमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, राउंड करना है। निम्न से कौन सी जोड़ा जो हुआ है वही सही मिला हुआ है। ठीक है, कॉलम दिया है, फिर से थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएट थिंकर फिर से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर से रियलिज्म के बारे में कौन है, इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म के बारे में कौन है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में कौन है और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में कौन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रियलिज्म के बारे में और रियलिज्म के बारे में हम देख सकते हैं कि जो पूछे गए कि हमने हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में, हॉब्स और रूसो के बारे में बताया था रियलिज्म के बारे में, साथ ही जो सोशल कंस्ट्रक्टिव के बारे में लेव वर्ड्स की भी हमें बताया था। यहाँ पर हमें जो सही है तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में पता है, तो वर्ल्ड सिस्टम की थ्योरी इमैनुअल वॉलेस्टेन है, तो इसका आंसर है डी फॉर। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रिचर्ड सेंडर इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। ठीक है, रिचर्ड सेंडर जो है निम्न से किस दृष्टिकोण यानी सिद्धांत से जुड़े हुए, गेम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, बैलेंस ऑफ पावर अप्रोच या सिस्टम थ्योरी। यहाँ पर हमें रिचर्ड सेंडर, मैंने अभी भी बताया था कि जो भी सिद्धांत है, जो भी अप्रोच है, जो थ्योरीज है, उनके बारे में जो भी एसोसिएट थिंकर्स है वही हमें मालूम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रिचर्ड सेंडर इज एसोसिएटेड विद विच फॉलोइंग थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो थ्योरी है रिचर्ड सेंडर के बारे में बताया कि वह थ्योरी है डिसीजन मेकिंग अप्रोच। तो यहाँ का आंसर हो सकता है, आंसर इज दैट बी, जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच के साथ रिचर्ड सेंडर का जो नाम है वही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया और यहाँ पर हम क्वेश्चन को फोकस करना है कि यहाँ पर हमें नॉट मैच्ड करेक्टली पूछा है, यानी जो भी सही है वही नहीं, जो भी गलत है उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉलम फर्स्ट में क्रिटिकल थ्योरी के बारे में बताए, रियलिज्म है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, सोशल। देख लीजिए यहाँ पर बार बार इस थ्योरी का ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन पूछते जाते हैं। ठीक है, तो कॉलम सेकंड में हमें क्या है, तो यहाँ पर कोर कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर थिंकर्स नहीं है, थॉट नहीं है, एसोसिएट थिंकर्स भी नहीं, तो यहाँ पर हमें
कोर कंसेप्ट जो भी इनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रियलिज्म मैंने बताया था कि इंटरेस्ट के बारे में बोलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बताते, साथ ही पावर के बारे में बताए। ठीक है, इंटरेस्ट और पावर के बारे में बताते। यहाँ पर हमें रियलिज्म देख सकते हैं सेकंड में, सेकंड दिया हुआ। ठीक है, तो यह आंसर क्या है, सही है। देन क्रिटिकल थ्योरी किसके बारे में पूछते हैं, क्रिटिकल थ्योरी अभी तो मालूम नहीं, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे हमने बताया था कि ये नॉर्म्स है, वैल्यूज है, इनके बारे में ज्यादा बातचीत करती है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, डी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉर्म्स वैल्यूज है, यहाँ पर क्या हो सकता है, मैच हो सकता है, तो ये भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसके बारे में, वर्ल्ड सिस्टम देख सकते हैं हम, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पेरीफेरी कोर सिस्टम वगैरह यहाँ पर ज्यादा से बात होती है वर्ल्ड सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर यह भी सही है। लेकिन जो क्रिटिकल थ्योरी यहाँ पर दी हो वह रिजिम और इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं पता, तो वह क्रिटिकल बारे में बात करते, तो यहाँ पर इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट ए है। ठीक है, तो ये आंसर है ए है। तो यहाँ पर हमें आज के सेशन में जो भी हम रियलिज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में मेन कोर यानी जो मेन थीम है इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो देखते हैं कि रियलिस्ट अपीयर्स क्या करते हैं, तो या द नेचुरल फेनोमेना गिवन द interest of having a power in human nature. साथ ही realism is grounded in an emphasis on power, politics and pursuit of national interest. Realism maintains that universal moral principles cannot be applied to the action of state. साथ ही जो भी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में हमने बताया था कि ये किसके क्लासेस में पढ़ती है, तो क्लासेस में देखते हैं तो कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, आइडेंटिटीज, आल्सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर्स, इन्हें भी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इज द ओनली वे दे कैन वेरीफाई आवर आइडियाज एंड करेक्ट ऑफ आवर थिंकर। आइडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, आल्सो वैल्यूज एंड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड आइडियलिज्म के बारे में यानी रियलिज्म के बारे में यहाँ पर हमें पूछा गया। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मार्क्सिज्म के बारे में। मार्क्सिज्म इज कंसिडर्ड एज ए यूटोपिया बट सबाइन फाइंड दिस यूटोपिया। ठीक है, मार्क्सवाद को एक यूटोपिया माना जाता है, लेकिन सबाइन को यह यूटोपिया कहाँ से मिलता है। ठीक है, जनरलिस्ट एंड ह्यूमन वन से मिलता है, एंटी कैपिटलिस्ट एंड प्रो डेमोक्रेसी से मिलता है, रिस्ट्रिक्टिव एंड क्लास ओरिएंटेड या एंटी इम्पीरियलिस्ट एंड प्रोथोरिटियन यानी साम्राज्यवाद और विरोधी सत्तावाद यानी उदार और मानवीय दिखता है, पूंजीवाद विरोधी, लोकतंत्र विरोधी या प्रतिबंधात्मक और वर्ग उन्मुख या साम्राज्यवाद और विरोधी सत्तावादी से दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जी कि मार्क्सवाद को एक यूटोपिया माना जाता है, तो सबाइन को क्या माना जाता है, तो सबाइन को एक उदार और मानवीय माना जाता है। तो उनका आंसर जो है, आंसर इज दैट ए, जो पर हमारा जनरलिस्ट एंड ह्यूमन वन यहाँ पर कहा गया है। तो मार्क्सवाद को जब भी यूटोपिया कहा जाता है तो सबाइन को उदार और मानवीय कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर फिर से सिलेक्ट लिस्ट यहाँ पर दिए हुए, मैंने बार बार कहा है कि ऐसे क्वेश्चन हमें यूनिट 5 में हर बार पूछते आए हैं और ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमें कंपेयर लिस्ट दिए हुए थ्योरी के बारे में और स्कॉलर के बारे में। यहाँ पर स्कॉलर बताए, एसोसिएट थिंकर होते हैं, थॉट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमें स्कॉलर्स के बारे में यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि लिबरलिज्म के बारे में बताया है, रियलिज्म के बारे में, क्रिटिकल और डिपेंडेंसी के बारे में। तो रियलिज्म हमारी इस सेशन का पार्ट हो, तो यहाँ पर हमने यही क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो स्कॉलर्स कौन कौन से है, तो इमानुएल कांट है, काउटिल है, इमानुएल वेलेस्टेन है, जो जर्गन हबरमास है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी भी हमने देखा हुआ था कि क्रिटिकल और डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में कौन बात करते हैं। ठीक है, क्यों लिबरलिज्म के बारे में हमने बताया था कि लिबरलिज्म के बारे में इमानुएल कांट ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं, यानी उनका स्कॉलर कांट में इंक्लूड होते हैं। और रियलिज्म के बारे में कौटिल्य भी है, रियलिज्म जो इंडियन थिंकर है कौटिल्य रियलिज्म के बारे में भी बात करते हैं। क्रिटिकल के बारे में जब भी हम बात करते थे, क्रिटिकल और डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में वॉलेंस्टाइन ज्यादा बात करते हैं, वॉलेंस्टाइन। और जो भी डिपेंडेंसी थ्योरी है, ओके, डिपेंडेंसी थ्योरी में हम देख सकते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी में जो है वही क्रिटिकल थ्योरी में हबरमास बात करते हैं, और डिपेंडेंसी थ्योरी में जो है तो वॉलेंस्टाइन की बात करते हैं। तो इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी है कि इनके बारे में हम देख सकते हैं कि उदारवाद किससे पूछते हैं, उदारवाद इमानुएल कांट के बारे में, यथार्थवाद यानी रियलिज्म कौटिल्य उनके जो महत्वपूर्ण विद्वान है, साथ ही
जो गंभीर यानी क्रिटिकल थ्योरी बता देते हैं। क्रिटिकल थ्योरी जुगल हबरमास के बारे में कहते हैं, यानी उनके जो प्रोपोनेंट है स्कॉलर्स है क्रिटिकल थ्योरी के हबरमास। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी यह सेशन में क्वेश्चन हुए अपने लिए, जो थ्योरी है, थिंकर है, थ्योरी और जो भी थॉट है, इनके बारे में जो भी पायोनियर्स रहेंगे, थॉट्स रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स रहेंगे, उनके बारे में हमें यह नोट डाउन करना होगा। इसी कारण हमें क्या हो सकता है, बार बार रिविजन करने के बाद हम यहाँ पर क्या हो सकता है, ऐसे तरह से क्वेश्चन आए तो हमें क्या हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम जल्द से जल्द यह सॉल्व कर सकते हैं और हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि which of the following statement is not correct in respect of feminist approach to the इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो भी फेमिनिस्ट अप्रोच है इनके बारे में यहाँ पर हमें बताया। जो भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी हमें पूछा गया स्टेटमेंट के बारे में, यहाँ पर हमें नॉट करेक्ट पूछा गया, इनमें से हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट हमें पूछे गए, तो देख सकते हैं पॉलिटिक्स अमंग स्टेट्स अफेक्ट्स वुमेन आर मोर देन मेन। ठीक है, राज्यों के बीच राजनीतिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करते हैं। राज्यों के बीच में राजनीति पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिक प्रभावित करते हैं। यह इंटरनेशनल संबंधों के बारे में नारीवादी दृष्टिकोण कहता है। ठीक है, इनके साथ ही सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है कि असमान लिंग आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को पुनर्गठित करने की क्या है, आवश्यकता है। एग्जैक्टली दिस राइट, असमान लिंग यानी अनइक्वल जेंडर इंटर रिलेशन सिस्टम नीड टू रिकंस्ट्रक्टेड। ओके, ये सही है। इसके साथ ही ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल टू एक्टर देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी मानव व्यवहार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्वयं अभिनेताओं के लिए बाहरी संरचना से क्या होता है, प्रभावित होता है। यही भी सही है। नैतिकता को राजनीतिक कार्रवाई से अलग करना होगा। क्यों अलग करना होगा, मोरालिटी हैज टू बी डिसोसिएटेड विद पॉलिटिकल एक्शन, ऐसा कोई भी फेमिनिस्ट अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में नहीं कहता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी हमें स्टेटमेंट गलत पूछा हुआ है, यहाँ पर यह कौन सा हो सकता है, तो यह डी स्टेटमेंट हो सकता है। जो भी मोरालिटी हैज टू बी डिसोसिएटेड विद पॉलिटिकल एक्शन, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, फेमिनिस्ट अप्रोच के बारे में जो भी हमें वहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से यही क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। बफर स्टेट रेफर्स टू, यानी बफर स्टेट क्या रेफर करता है, इसका तात्पर्य क्या है। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज दैट अ स्टेट सिचुएटेड इन middle of an island. Second one, a state located between two powerful enemies which act as a cushion in case of escalating tension. Third one is that a state which is bound by a treaty to act as a close ally of powerful country. And last one is that a state strategically located on a mountain giving it an upper hand during war. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि बफर अवस्था क्या होती है, बफर स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हिंदी में कि मध्य में एक स्थिति का राज्य का द्वीप होता है, साथ ही दो के बीच एक स्थित राज्य शक्तिशाली शत्रु जो कार्य करता है मामला बढ़ाने की स्थिति में एक तकिया तनाव बढ़ाने के कारण वह बफर अवस्था होती है। क्या यह एक राज्य है जो ऐसा संबंध हुआ है कि निकट सहयोगी के रूप में कार्य करने की संधि की एक शक्तिशाली स्टेट के बारे में कहता है। साथ ही रणनीतिक रूप से स्थिति एक राज्य, एक पहाड़, उसके इसे ऊपरी हिस्सा दे रहा और युद्ध के दौरान हाथ मिलाते, इनके साथ ही बफर स्टेट क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बफर स्टेट क्या है। तो बफर स्टेट इज अ कंट्री लोकेटेड ज्योग्राफिकली बिटवीन टू कंपीटिंग or potentially hostile superpowers. Okay, sometimes its existence can be considered to avoid conflict between them. That is conflict between, जो भी दो स्टेट के बारे में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दो के बीच से एक राज्य शक्तिशाली शत्रु होता है, वो वही जो कार्य करता है, यानी अ स्टेट लोकेटेड बिटवीन टू पावरफुल एनिमीज विच एक्ट एज अ कुशन इन अ केस ऑफ निकलेटिंग टेंशन। तो इसी के साथ इसका आंसर जो आंसर इज दैट बी, जो बफर स्टेट रेफर्स टू अ स्टेट located between two powerful enemies and which act as a cushion in case inflicting tension. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि buffer state while independent typically pursue neutral foreign policy which distinguishes them from all satellite states. ठीक है,
The concept of buffer state is a part of the balance of power theory that entered यूरोपियन स्ट्रैटेजीज एंड डिप्लोमेटिक थॉट ऑन 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी बफर स्टेट है वह कहाँ से आता है, तो इज अ कंट्री लोकेटेड ज्योग्राफिकली बिटवीन टू कॉम्पिटिंग और पोटेंशियल होस्टाइल सुपर पावर्स के बारे में जो भी दो स्टेट्स होती है इन्हीं के बारे में जो कहता है वह बफर स्टेट होता है। ठीक है, इसके साथ ही दैट व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द ऑफेंसिव रियलिज्म प्रोपोनेंट मिस हाइमर। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि मिस हाइमर द्वारा प्रतिपादित आक्रामक यथार्थवाद के अनुसार राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या है। यहाँ पर हमें यथार्थवाद के बारे में पूछा गया और साथ ही जो भी यथार्थवाद यानी जो भी रियलिज्म प्रॉपर्टी किसने किया और मिस हाइबर ने कौन से द्वारा किए, यानी पावर के बारे में, हेजेमनी के बारे में, अथॉरिटी या पीस के बारे में। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट जो भी पूछा गया ओपन सी रियलिज्म प्रोपोनेंट बाय मिस हाइमर जो है वो हेजेमनी के बारे में कहता है। जो भी स्टेट के बारे में पूछता है तो वो हेजेमनी यानी अधिपत्य के बारे में कहता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, आंसर इज दैट बी, दैट इज हेजेमनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इट इज टेकन बाय फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स में यह ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथ ही देखते हैं हम कि यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए हुए, तो आर्म्स रेस है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप ऑन माउंटेन्स है, स्टार्वेशन है, माल न्यूट्रिशन या ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित से कौन सा गैर पारंपरिक सुरक्षा की दृष्टि से खतरा नहीं है। यहाँ पर हमें नॉन यह पूछा गया, नॉट अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में यहाँ पर कौन से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ पर हमें पूछा नहीं गया। तो हमें यहाँ पर नॉट अ नॉन ट्रेडिशनल यानी गैर पारंपरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी खतरा है वही कौन सा खतरा नहीं है यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम एक जो भी कॉमन सेंस रहता है इनके बारे में मैंने बताया कि आपको महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक्स हम बता सकते हैं, यानी कैसे हम यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्म्स रेस है। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी के लिए आर्म्स रेस खतरा हो सकती है क्या, यह अपने अब से क्वेश्चन पूछने की बात है। तो हम कह सकते हैं कि आर्म्स रेस जो भी रहेगी, आर्म रेस के कारण सिक्योरिटी थ्रेट पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या। ठीक है, हम देख लेंगे। साथ ही मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स ऑन माउंटेन, ठीक है, बर्फ की परतों का पिघलना पहाड़ों पर, यह क्या हो सकता है सिक्योरिटी के कारण के लिए, यह सुरक्षा के कारण के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ एप्स कैप्स जब भी माउंटेन में हो सकता है, पहाड़ों में जब भी आइस बर्फ की परतों का पिघलना हो सकता है, तो बाकी के देशों का यानी जो भी बाउंड्री के देश है उनको क्या हो सकता है कि हमला करने के लिए क्या हो सकता है, इजी हो सकता है। इसीलिए ये खतरा हो सकता है, एक्चुअली ये खतरा हो सकता है, तो यह खतरा में जाता है। यहाँ पर हमें नहीं खतरा नहीं यही पूछा है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स ऑन माउंटेन यह सिक्योरिटी थ्रेट में इनका इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो स्टार्वेशन माल न्यूट्रिशन भूखमरी और कुपोषण के बारे में यह पारंपरिक सुरक्षा के लिए इनके साथ ही निगेटिविटी है, निगेटिव के बारे में कहा है, तो ये भी खतरा हो सकता है यानी सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। साथ ही ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन, मानव की तस्करी, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, वही भी सिक्योरिटी थ्रेट में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी आर्म रेस है, हथियार की दौड़ है, आर्म के बारे में यहाँ पर पूछा गया, तो वही क्या हो सकती है कि पारंपरिक सुरक्षा की दृष्टि से वह सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकती, इसीलिए इसका आंसर जो है आर्म रेस हो सकता है। ठीक है, हमें यहाँ पर पूरे कोशिश करने के बाद भी या कुछ याद नहीं रहा तो हम क्या करते हैं कि जब भी क्वेश्चन यानी जब भी हमारी जो भी कंडीशन रहती है एग्जाम की हॉल की, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बहुत सारा टेंशन आता है, बहुत सारा प्रेशर होता है, इसी कारण जो भी पढ़ा हो तो यहाँ पर हमें याद नहीं रहता है और कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो इसमें क्या करना है, कूल रहना है और साथ ही आपको जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यहाँ पर हमें बताया कि क्या पूछा है क्या पूछा नहीं, इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। नॉट है, फॉल्स है, ट्रू है, नॉट फॉल्स है, ये जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं से क्वेश्चन में ज़्यादा से फोकस करना है और इनके बारे में हमें क्वेश्चन का क्या आंसर देना है इनके बारे में ज़्यादा विचार करना है। ठीक है, और साथ ही जब भी आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि ये किसके बारे में बता रहे और इसमें से पॉजिटिव बातें कौन सी, निगेटिव बातें कौन सी और हमें क्या पूछा गया है। ठीक है, ये ट्रिक्स भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, माउंटेन, स्टार्वेशन, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन, ये सब निगेटिव बातें है, निगेटिव बातें हैं यहाँ पर। डिड यू अंडरस्टैंड कि
यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस, स्टार्वेशन, माल न्यूट्रिशन, ट्रैफिंग ऑफ ह्यूमन, ये सब जो भी बताए वही निगेटिव कंसेप्ट है। लेकिन आर्म रेस के बारे में, आर्म रेस यह कुछ निगेटिव 50-50 में रहते हैं, आर्म रेस कुछ निगेटिव कंसेप्ट नहीं लगती। इसी कारण आप जब भी सेंटेंस के यानी जब भी ऑप्शन के बारे में ज़्यादा आप सोच ले तो यहाँ पर आपको ये भी ट्रिक्स पता चलती है कि यहाँ पर जो भी पॉजिटिव एक ही ऑप्शन अलग हो सकता है तो वही क्या हो सकता है, इनका आंसर हो सकता है। जब भी आपको ज़्यादा प्रेशर हो या कॉन्संट्रेट नहीं हो रहा है तो आप इस क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़रूर ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, मुझे बताना कि ये ट्रिक्स आपको कैसे लगी। और जब भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, इनमें से आप यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस ट्रिक्स का, वही मुझे बता देना कि आपको ये कैसे लगी। ठीक है, इसके साथ इसका आंसर जो आंसर इज दैट ए, दैट इज आर्म रेस, यानी दिस इज द नॉट अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ट्रीट है। ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आर चैलेंजिंग टू द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग पीपल एंड स्टेट्स दैट arises primarily from non-military sources such as climate change। यहाँ पर भी आप निगेटिव कंसेप्ट दिखाई देते हैं। क्लाइमेट चेंज है, रिसोर्सेज सेक्रेसिटी, इन्फेक्शन, डिसीजेस हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, इरेगुलर माइग्रेशन हो सकता है, फूड शॉर्टेज हो सकता है, पीपल ट्रैफिकिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पर देख लिया, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स माउंटेन, स्टार्वेशन, माल न्यूट्रिशन, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन, ड्रग ट्रैफिक्स एंड ट्रांजिशनल क्राइम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कहा भी आर्म्स रेस जो है वहां पर नॉन ट्रेडिशनल के बारे में कहां पर भी पूछा नहीं, यानी वह सिक्योरिटी के बारे में खतरा नहीं हो सकता। ठीक है, साथ ही दीज थ्रेट्स आर ऑफन इंटरनेशनल स्कोप, रिसर्च unilateral measures and required a comprehensive political, economic, social response as well as a humanitarian use of military force है। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि it is very important question that choose the correct statement about security dilemma। यहाँ पर हमें security dilemma के बारे में कहा गया है। ठीक है, सिक्योरिटी डायलेमा कंसेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर नॉन सेक्टर के बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो सिक्योरिटी के तहत जो भी सिक्योरिटी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल के तहत पूछा गया, तो यहाँ पर सिक्योरिटी डायलेमा कंसेप्ट क्या है यही हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम कि पूछा गया है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें राउंड करना है, क्या पूछा गया, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट पूछा गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बताया, व्हाट इज द नेक्स्ट दैट अबाउट सिक्योरिटी डायलेमा। ठीक है, किसके बारे में बताएगा, हमें सिक्योरिटी डायलेमा के बारे में बताएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग यूज कोड, कोड के बारे में जो भी दिया हुआ है इस कोड का यूज करके हमें कोड में से आंसर देने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कोड क्या है, एन इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स इनहेरेंट इन द स्टेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विरोधाभास अंतर्निहित राज्य की व्यवस्था में होता है, ऐसा बताया गया। साथ ही द existence of states is to provide security of its citizen by maintaining armed forces. Okay, the existence of armed forces threatened by very security they are expected to maintain. Last one is that there is no escape from the international security dilemma because there is no possibility forming a world government। ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं कोड्स के क्या दिए हुए, ए में दिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर करेक्ट बट फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, थर्ड वन फर्स्ट सेकेंड आर करेक्ट बट थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। लास्ट वन इज दैट फर्स्ट सेकेंड फोर्थ आर करेक्ट बट थर्ड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें सुरक्षा दुविधा यानी सिक्योरिटी डायलेमा के बारे में पूछा गया। एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है राज्य में, वह क्या हो सकता है, एक्चुअली यह सिक्योरिटी डायलेमा क्या है, विरोधाभास है, इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स है, इसीलिए वह क्या होता है, इंक्लूड होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। ओके, राज्यों का अस्तित्व है वे अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे और सशस्त्र बलों की बनाए रखे। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं दो जो है, जो भी सेकंड है फर्स्ट है वही करेक्ट है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड करेक्ट दिया, फर्स्ट सेकंड करेक्ट दिया, फर्स्ट सेकंड करेक्ट दिया, यहाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड सेंटेंस क्या बताए, द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्म फोर्सेस थ्रेटेन बाय वेरी सिक्योरिटी दे आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन। सशस्त्र बलों का अस्तित्व में अपनी सुरक्षा की खतरे में डालते बनाए रखने की अपेक्षा जाती है, इसमें ही सुरक्षा दुविधा कहते हैं। तो यही भी सेंटेंस क्या है, सही है। यहाँ पर आ गए सही, थर्ड भी सेंटेंस यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर हम देख सकते हैं थर्ड
ये भी सही है, और यहाँ पर थर्ड ये इलिमिट होता है, ठीक है। लास्ट वन इज दैट देयर इज अ नो एस्केप फ्रॉम द इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायलेमा बिकॉज देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी फॉर न्यू वर्ल्ड एंगेजमेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दुविधा, क्योंकि कोई संभावना नहीं है, यानी विश्व सरकार बनती है। भी सेंटेंस सही है। तो इसके साथ ही जो भी यहाँ पर हमें बताया गया है कि फोर्थ सेंटेंस इनकरेक्ट बताया गया का नहीं, तो यह इलिमिट हो सकता है, और से यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस जो दिया वही भी एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस करेक्ट है, तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट बी, दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस आर करेक्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सिक्योरिटी डायलेमा इज इन अ पॉलिटिकल साइंस अ सिचुएशन इन विच एक्शन टेकन बाय स्टेट टू इंक्रीज इट्स ओन सिक्योरिटी लीड टू रिएक्शन फ्रॉम अदर स्टेट दैट डिक्रीज रादर देन इंक्रीज द security of the home state. Some scholars of the international relations have argued the security dilemmas are the most important source of conflict between states. They believe that in the international area there is a no legislative monopoly of violence, that is a no word in government, and that is consequently each state must take care of its own security. For this reason, the primary objective of the state is enhance their own security. Also, the existence of armed forces threatened by the very security they are expected to maintain. ठीक है, इसके साथ ही हम जो भी सिक्योरिटी के बारे में कहा था वही आगे का क्वेश्चन भी वही रहेगा। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। नॉट ट्रू यहाँ पर हमें पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया, तो सिक्योरिटी डायलेमा के बारे में ही पूछा गया। क्या पूछा गया यहाँ पर हमें, फर्स्ट जो भी कोड है वहां पर देख सकते हैं सिक्योरिटी डायलेमा इज एन इम्पोर्टेंट पैराडॉक्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। नॉट ट्रू, अभी भी ये सेंटेंस आया था। आर्म्स रेस इंक्रीज इन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स यहाँ पर, ठीक है। नॉट ट्रू बताया गया हमें, ठीक है। नॉट ट्रू, नॉट आर इंक्रीजेस इन सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी डायलेमा इज एन इम्पोर्टेंट पैराडॉक्स ऑफ द स्टेट सिस्टम, ओके। सिक्योरिटी डायलेमा इज एन इम्पोर्टेंट पैराडॉक्स, अभी भी हमने देखा था कि सिक्योरिटी क्या हो सकती है इनमें से, तो सिक्योरिटी जो भी डायलेमा पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा था। एंड इम्पॉर्टेंट पैराडॉक्स इनहरेंट है, नॉट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। इनहरेंट के बारे में भी एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है, यहाँ पर वह इम्पॉर्टेंट पैराडॉक्स नहीं है, तो वो क्या है, इनहरेंट है, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल्स इज अ सोल्यूशन, वेरी गुड, इट इज वेरी important, यानी दिस सेंटेंस इज ट्रू। देन स्टैंडिंग आर्मीज कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी ऑफ ऑल, ओके। स्टैंडिंग आर्मी यानी जो भी स्थायी सेना सबकी सुरक्षा के लिए योगदान देती, ओके। यहाँ पर कोड दिए फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर इनहरेंट कहा गया, इन सिक्योरिटी यहाँ पर सिक्योरिटी, फर्स्ट एंड सेकंड जो भी है वहां पर क्या है, वह इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यही जो ऑप्शन है यही हो सकते हैं। आर्म्स कंट्रीब्यूशन सोल्यूशन ये है, सही है। स्टैंडिंग आर्मीज कंट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी ये भी गलत है। इसके साथ ही हम फर्स्ट एंड सेकंड के ऑप्शन के बारे में जब भी गलत साबित करते तो यहाँ पर हम ऑप्शन से जा सके तो जो हमें आंसर मिलता है तो वही क्या होता है, सही होता है, ठीक है। इसके साथ ही इसका आंसर जो आंसर इज दैट ए, जो यहाँ पर हमें बताया गया जो सेंटेंस है आर नॉट ट्रू का है, ट्रू कहा नहीं, यानी जो भी थर्ड सेंटेंस है वही ही अकेला क्या है, सेंटेंस वही ट्रू है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच करेक्टली, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछा गया कि जो भी करेक्टली पेयर्स है वह इज नॉट, यानी हमें क्या करना है, इज नॉट को हमें अंडरलाइन करना है, राउंड करना है, हमें नॉट करेक्टली मैच जो भी है वही से हमें पूछा गया। ये भी यहाँ पर भी हम कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पावर दिया है, डिटरेंस दिया है, कलेक्टिव सिक्योरिटी दिया है और यूएन पीस कीपिंग दिया है लिस्ट फर्स्ट में। लिस्ट सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, मेकिंग अलायंस है, न्यूक्लियर वेपन्स है, आइसोलेटिंग द एग्रेसर और वॉर विद द एग्रेसर है, ठीक है। हमला और अलग थलग करना वगैरह है। या तो अभी हम देख सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर के मेकिंग अलायंसेस हो सकते हैं, ठीक है, गठबंधन बनाना। जो भी शक्ति संतुलन के बारे में बता दे तो यह सेंटेंस जो भी फर्स्ट से सेकंड मेकिंग ऑफ अलायंस यह सही है। डिटरेंस के बारे में देखते हैं, न्यूक्लियर वेपन ये भी सही है। कलेक्टिव सिक्योरिटी किसके बारे में, तो कलेक्टिव इसके लिए कि हमला को अलग थलग करने के लिए, आइसोलेटिंग द एग्रेसर करने के लिए
कहा जाती है। यूएन पीस कीपिंग के वॉर विद एग्रेशन, आक्रमण के साथ युद्ध करने, ये पीस कंसेप्ट है, शांतता कह जाने वाली कंसेप्ट है, तो यहाँ पर वॉर के बारे में नहीं हो सकती। इसीलिए यह जो सेंटेंस है, यह जो डी ऑप्शन है वही क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसी कारण इनका जो आंसर है, आंसर इज दैट डी, दैट इज यूएन पीस कीपिंग वॉर विद एग्रेशन। जो भी यह सेंटेंस दिया हुआ, जो भी यह ऑप्शन दिया हुआ है, वही वह क्या है, करेक्टली मैच नहीं होता। इसी कारण इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इज दैट डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर भी हमें आप पूछा गया, देख लीजिए, ये जब भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा करेक्ट क्या है, ट्रू क्या है, इनके से ज्यादा हमें नॉट करेक्ट क्या है, इनमें से ज्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इनके लिए हमें करेक्ट सेंटेंस क्या है ये हमें मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, इनके साथ ही हम देख सकते हैं कि मिलिट्री कैपेबिलिटी इज ए टेंजिबल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। ठीक है, यहाँ पर नेशनल पावर के लिए जो भी मिलिट्री कैपेसिबिलिटी, जो भी सैन्य क्षमता एक मूर्त है, टेंजिबल है, और नेशनल पावर के लिए ये एक तत्व है, यहाँ पर बताए हुए। द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कैन इम्प्रूव द पावर ऑफ अ स्टेट, एग्जैक्टली ये भी सच है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट, ओके। ज्योग्राफी इज एन एलिमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ द स्टेट, ओके। सॉफ्ट पावर ऑफ द स्टेट के लिए ज्योग्राफी एलिमेंट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है क्या, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि या द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कैन इम्प्रूव द पावर ऑफ स्टेट, एग्जैक्टली यह भी सही है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ द स्टेट, एग्जैक्टली। डेमोग्राफिक जो भी जनसांख्यिकीय संकेतक जो भी रहते हैं, वह एक राज्य की शक्ति के लिए, पावर ऑफ स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझाने के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी इज एन एलिमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ स्टेट, नहीं, ज्योग्राफी सॉफ्ट पावर स्टेट में नहीं आता, तो इसी कारण जो भी करेक्ट, नॉट करेक्ट आंसर जो है वही है डी है, दैट इज ज्योग्राफी इज एन एलिमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ स्टेट, यह नॉट करेक्ट है। इसके साथ इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which attributes of power is incorrectly stated। ठीक है, शक्ति का कौन सा गुण यहाँ पर गलत बताया है। कैपेसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, embodiment of reason based on force या नॉट बैक्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पावर के बारे में जो भी हमें बताया गया है कि कैपेसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है, कारण का अंतर भी हो सकता है, पावर के लिए प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है, एग्जैक्टली बल के आधार पर भी होती है। जो नेशनल इंटरेस्ट रहते हैं, इंटरनेशनल पावर रहता है, गोल ऑफ स्टेट लीडर रहते हैं, इन्फ्लुएंस के बारे में रहता है, सिक्योरिटी के बारे में कहते हैं, और कानून के नॉट बैक्ड बाय, कानून द्वारा समर्थित नहीं होती, तो ये भी सत्य है। यानी कौन सा गुण गलत बताए, यानी इनकरेक्टली स्टेट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, राउंड करना है, इनकरेक्टली स्टेटेड है तो एम्बॉडीमेंट ऑफ रीजन, यानी कारण का उत्तर जो भी हमें यहाँ पर बताएगी, जो पावर के बारे में इनकरेक्ट क्या करें, क्या किया है, स्टेट किया है। ठीक है, इसके साथ ही इनका आंसर जो आंसर इज दैट बी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस हैव यूज्ड द फॉलोइंग कांसेप्ट्स ऑफ पर्टिकुलर पावर इज एन गोल ऑफ स्टेट्स, एग्जैक्टली गोल ऑफ स्टेट्स और leaders. Power is a measures of influence, powers control over the outcomes, events, actors and issues. Powers is victory in conflict in the attainment of security, that is one. Power is a control over the resource and capabilities, and power of a status which some status or actor possess and other do not। तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं विच attributes of power is incorrectly stated, that is one is the embodiment of reason, और करेक्ट कौन सा है, तो कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस है, बेस्ड ऑन पावर से, नॉक बैक बाय लॉज है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर भी हमें पूछा गया है कि करेक्टली के बारे में नहीं, नॉट करेक्ट के बारे में पूछा गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, राउंड करते हैं सेंटेंस को, हम क्वेश्चन दिया हुआ होता है उनको हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया जो भी जोड़ियाँ दी हुई है, इनमें से हमें इनकरेक्ट पेयर्स जो इनमें से हमें नॉट करेक्ट जो भी है, इनकरेक्ट है, वही क्या करना है, नॉट करेक्ट मैच क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, जो भी हमारा वही आंसर रहेगा। फर्स्ट वन ऑप्शन इज दैट मिशेल फुकल्ट ने पावर एज अ कैपिलरी कहा है। कार्ल मार्क्स ने पावर एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कहा है, इसके बारे में, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। अना अरेंट ने पावर एज कलेक्टिव वर्क कहा है, और स्टीवन लुकास ने पावर एज ए मीन्स ऑफ रिप्रेशन कहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा जो है सही नहीं है। यहाँ पर बताया कि एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पता है, कलेक्टिव वर्क के बारे में भी बताया, कैपिलरी के बारे में वर्ड ने बताया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टीवन लुक्स है, वो पावर एज ए मीन्स ऑफ रिप्रेजेंट, साधन के रूप में शक्ति का दमन उन्होंने नहीं कहा है। तो उन्होंने क्या कहा है, स्टीवन लुकास ने रेडिकल व्यू इन्होंने बताया, जो भी रेडिकल व्यू वाज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन विद इज एपिड इन 1971।
4. Lucas emphasized on several key points that become important in later discussion of social reality of पावर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टीवन लुका जो है उन्होंने पावर एज ए मीन्स ऑफ रिप्रेशन नहीं कहा है, तो इसी कारण यह नॉट करेक्ट होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं जो भी सोशल रियलिटी के बारे में कहा है दैट पावर इज अ multifaceted social entity, that power and democracy are paradoxically related and non-coercive sources of power are extremely important in modern society। ठीक है, नॉन कोर्सिव सोर्सेस है, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि पावर इज अ मीन्स ऑफ रिप्रेशन। इन द सेकंड एडिशन 2005 he left the 1974 essay unchanged but added a substantial introduction and 2 new chapters, power, freedom and reason, and 3 dimension of power। Also the second edition pays more attention to many other writers on the social context of power including James Scott and Michel फुकुट। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो भी स्टीवन लुकास ने पावर एज ए मीन्स ऑफ रिप्रेशन नहीं कहा तो नॉन कोर्शन सोर्सेज को कहा है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रियलिस्ट इमेज ऑफ द स्टेट। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि रियलिस्ट स्टेट जो है, रियलिस्ट इमेज जो है वही स्टेट की कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्य की यथार्थवादी छवि क्या होनी चाहिए। What is the realist image? The option is that the state is the most important actor of international politics and sovereignty is its distinguished trait। ठीक है, राज्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता समृद्ध इसका विशिष्ट गुण है। ठीक है, इसके साथ ही The state will always seek to ensure its survival in a perilous international environment। राज्य हमेशा खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ठीक है, The state behaves morally and is accordance with what the population values are। ठीक है, राज्य एक नैतिक रूप से और अपनी जनसंख्या के मूल्यों के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है। और लास्ट वन इज दैट द स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, sovereignty is its distinguishing trait and the state will always seek to ensure its survival in the perilous international environment। यह क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी आंसर जो यहाँ हमें सही लगते हैं, लेकिन व्हाट इज द रियलिस्ट इमेज यहाँ पर हमें पूछा गया। यही जो सेंटेंस है ये भी सही है, ये भी सही है, एक्चुअली यह गलत है, लेकिन जो राज्य अपनी जनसंख्या मूल्य के अनुसार व्यवहार करते हैं ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो भी सेंटेंस दिया हुआ है लास्ट वन इज दैट यहाँ पर पूरे क्या क्या कॉम्प्रिहेंसिव बता दिया हुआ है। इसी कारण जो भी राज्य की यथार्थवादी छवि क्या हमें पूछे जाते हैं तो यहाँ पर ये तीनों का शामिल यहाँ पर किया हुआ है। यह थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा प्रीवियस ईयर्स का ही है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर डाले यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो हम देख सकते हैं कि राज्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता है। ठीक है, समृद्ध का ऐसा विशिष्ट गुण है यहाँ पर भी दिया, और राज्य हमेशा खतरनाक अंतरराष्ट्रीय वातावरण में अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने का प्रयास जल्द ही करते हैं। तो इसी कारण जो भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन यानी क्या पूछा गया और इनके बारे में जब भी 2 ऑप्शन हमें करेक्ट लगते हैं, लेकिन दोनों का जब भी इंक्लूड जो अनदर ऑप्शन में रहता है तो इनके बारे में हमें सोच लेना चाहिए। इनके बारे में सोचते ही आपको पता होता है कि यह एक और यह ए और बी करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, ऐसा हमें कोड नहीं दिए हुए। तो इनके साथ हम देख सकते हैं जो भी आंसर रहेगा वह कॉमर्स के किया हुआ होता है, यानी इमर्ज किया होता है। ठीक है, दोनों का इंक्लूड करके वही एक ऑप्शन दिया होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी में ऐसे किया हुआ है। इनके साथ ही इसका जो आंसर है, आंसर इज दैट रहेगा डी है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं व्हाट इज द रियलिस्ट इमेज ऑफ द स्टेट, तो इनका आंसर डी है। ठीक है, हियर असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक दावा दिया होता है, कारण दिया होता है, वह असर्शन और रीजन जो भी रहते हैं वह करेक्ट है कि नहीं, और जो भी असर्शन है वही रीजन है क्या इस स्टेटमेंट का, इसके साथ ये आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं वह हर बार पूछे जाते हैं यूजीसी एनटीए नेट के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं असर्शन क्या दिया हुआ है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनहांस द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर एंड थ्रेट्स ऑफ वॉर। ठीक है, यहाँ आपको वॉर के बारे में बताया, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि आधुनिक तकनीक युद्ध का महत्व और उसकी धमकियों इसे
बढ़ाती है, ऐसा हमारा स्टेटमेंट है, असर्शन है, ठीक है। रीजन क्या है इनका, तो वॉर नो लॉन्गर इज अ जस्ट कंटेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज अ मोर कंटेस्ट ऑफ नर्व एंड रिस्क टेकिंग, यानी युद्ध अब केवल ताकत एक प्रतियोगिता नहीं रहा है, बल्कि वह अधिक घबराहट और जोखिम उठाने की एक क्या कंटेस्ट हो गया है। इसी कारण जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनहांस द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर एंड थ्रेड्स, ऐसा है कि नहीं, इसी कारण ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, यहाँ पर हमें देखना है। यहाँ पर कोड कौन कौन से दिए हुए देख लेंगे। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो भी रीजन दिया हुआ है, आर यानी रीजन दिया हुआ तो वही रीजन ए का यानी स्टेटमेंट का असर्शन का क्या है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, यही हमें ए सेंटेंस में बताया है, ठीक है। बी में क्या बताया, ए ऑप्शन में बताया है, बी में क्या बताया, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं और सही रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का, ठीक है। सी में क्या दिया हुआ है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड लास्ट वन इज दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, असर्शन जो दिया हुआ है फॉल्स है और रीजन है ट्रू है। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इनको सॉल्व कैसे करने का, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेंगे, जब भी स्टेटमेंट दिया होता है, जब भी रीजन दिया होता है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वही उनका रीजन है कि नहीं, यह हमें टैली करके देखना है। कैसे देखना है, जो भी हम देखते हैं कि आधुनिक तकनीक युद्ध का महत्व और उसकी धमकियां इसे बढ़ाती है, क्योंकि कारण युद्ध अब केवल ताकत ही एक प्रतियोगिता नहीं रहा है, बल्कि वह क्या है, अधिक घबराहट और जोखिम उठाने की प्रतियोगिता रही है। इसी कारण यह स्टेटमेंट, यह रीजन जो है, यह स्टेटमेंट का क्या होता है, रीजन सही होता है। तो इसी कारण जो भी ऑप्शन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ए एंड आर आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसके साथ ही इसका आंसर जो आंसर इज दैट ए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमारे सिलेबस में दिया ही हुआ है कि जो भी चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर दिया हुआ है, उनके साथ ही यह क्वेश्चन पूछा गया। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट इज एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, देन studying conflict can help them develop a scientific theory of international relation. Nations operate in an international area whose environment is characterized by conflicts, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर कैसा रहा है, तो यहाँ पर since the concept of army was introduced, wars have increased in intensity. Also, the duration and number of battles have also increased in the recent time. That's the reason the changing nature of war. ठीक है। Third one is that the area affected by the modern wars has also expanded. This is to better technology and advanced means of transportation. Civilians feel more involved in war these days than in earlier days. Also, this one is correct. Also, modern wars involves more nations, more people than in the previous centuries. Compared to earlier wars, modern wars are fought throughout the year. In this reason, we have seen that the changing nature of war is completely changing. ठीक है। Who said the power to hurt is nothing new in warfare, but modern technology enhance the importance of war and threats of war as the techniques of influence of bargaining and imitations. ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किसने कहा है कि युद्ध में चोट पहुंचाने की शक्ति कोई नई बात नहीं है, लेकिन आधुनिक तकनीक सौदेबाजी और धमकी के प्रभाव की तकनीक के रूप में युद्ध और युद्ध की जो भी धमकियों के महत्व क्या करती है, बढ़ाती है। यह स्टेटमेंट किसने कहा है, यहाँ पर हमें पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो है यहाँ पर पूछा गया, या ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वही हमें थिंकर के बारे में उनके स्टेटमेंट रहे, बुक्स रहे वह और उनके थॉट रहे, जो मिडल थीम रहे वह हमें यहाँ पर पूछे जाते, ठीक है। तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए बर्नार्ड ब्राउनडी, माइशेल हॉफमैन, थॉमस शेलिंग और एशले टेलिस। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो भी उनके साथ बताए हुए, तो थॉमस शेलिंग ने इस सेंटेंस को दोहराया है, ठीक है। इसके साथ इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी है। जो भी थॉमस कॉम्बली शेलिंग जो है वह अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल स्ट्रेटेजी, आर्म्स कंट्रोल। ऑल्सो ही वॉज अवार्डेड द 2005 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक साइंस में उनको क्या किया है, नोबेल प्राइज अवार्ड किया है। साथ ही हैविंग इनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्लीट एंड कॉपरेशन थ्रू गेम थ्योरी एनालिसिस में भी उनको क्या किया है, जो भी नोबेल प्राइज लिया हुए।
कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इनके बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आल्सो हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन शेलिंग व्यूज। व्हाट इज द व्यूज ऑफ दिस शेलिंग? इट इज नॉट इनफ टू डिफीट योर अपोनेंट, instead one should take advantages of opportunity for collaboration, and in many cases there are many. He uses the example of a war and complete examination to illustrate that only on rare occasion, known as pure conflict, will the interest of the participant the implicitly opposite. Also he has also shared cooperation where available can take many forms of this, potentially include everything from deterrence, limited war and disarmament, to negotiation and another bargaining situation. Bargaining situation, that is bargaining is the best thought of and terms of the action of the other participants, since any benefits one may realize are highly dependent on their opponent's choice or decision. That is the, वो भी उन्होंने जो पावर के बारे में जो स्टेटमेंट कहा हुआ है, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द इम्पोर्टेंस ऑफ वार एंड ट्रेड्स ऑफ वार एज ए टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंस, बार्गेनिंग एंड इमिटेशन, यही हमें थॉमस क्रॉमली शेलिंग के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ डेटन पेरिस अकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर डेटन पेरिस अकॉर्ड क्या है, डेटन पेरिस समझौता का महत्व क्या है, यहाँ पर हमें पूछा गया। ठीक है, वह क्या है? एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, ट्रांसफर ऑफ स्पेनिश एंड पोर्टुगीज कॉलोनियल पोजेशन इन 1966 है, देन last one is that ending the Yugoslav wars and division of Bosnia into legalized Bosnia Croat sub entities in 1995। यहाँ पर हम देख सकते हैं डेटन पेरिस अकॉर्ड जो भी हुआ है, डेटन पेरिस समझौता जो भी हो, किसके बारे में और किसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जी इन द डेटन अकॉर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ बोस्निया क्रोएशिया सर्बिया साइन अ पीस अकॉर्ड ऑन नवंबर 21, 1995 में, जो भी बोस्निया क्रोएशिया और सर्बिया ने साइन किया हुआ है, किसके लिए? पीस अकॉर्ड के लिए। एंडिंग द वॉर ऑफ बोस्निया आउटलाइनिंग द जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑफ पीस इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बोस्निया दिया हुआ है, जो भी एंडिंग वॉर जो हो गए, इनके साथ जो क्रोएशिया सर्बिया ने क्या किया, पीस के लिए साइन किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी दिया हुआ है डेटन पेरिस अकॉर्ड, जो भी महत्व है, समझौता है, वह किसके बारे में है? तो एंडिंग ऑफ द यूगोस्लाव वॉर्स एंड डिवीजन ऑफ बोस्निया, इसके बारे में वहां पर पूछा गया। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं इनका एक्सप्लेनेशन, इट प्रिजर्व बोस्निया एज ए सिंगल स्टेट मेड अप द टू पार्ट्स, द बोस्निया क्रोट फेडरेशन, बोस्निया सब रिपब्लिक। war broke out of the former Yugoslavia in the early 1990s after the breakup of the Yugoslav Federation, which included Bosnia, Croatia, Montenegro, Serbia, and Slovenia. After Croatia and Bosnia Herzegovina declared their independence from Yugoslavia, ethnic Serbs opposed to the breakup dominated Yugoslavia land and armed struggle to the create independent Serb-controlled territories in both areas. In this question, we have discussed about that what is the importance of Dayton Paris Accord, that is the ending the Yugoslav wars and division of Bosnia into legalized Bosnians। ठीक, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीसफुल रिजोल्यूशन डिस्प्यूट्स। यहाँ पर हमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का क्या नहीं है, साधन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमें बताया गया हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी पूछा गया इनमें क्या करना है, राउंड करना है या अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेडिटेशन है, जो भी शांतिपूर्ण के लिए मेडिटेशन अच्छा रहता है, लगता है मध्यस्थता, मेडिटेशन मध्यस्थता उसे कहते हैं। सैंक्शन होता है प्रतिबंध करना, एडजेक्शन होता है निर्णय लेना, और गुड ऑफिस यानी अच्छे कार्य। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान का साधन नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान का साधन कौन कौन से वस्तुएं होती है, कौन कौन सी गोष्ठी इंक्लूड होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी यूएन चार्टर ने प्रोवाइड की हुई लिस्ट है पैसिफिक मेथड्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, आर्टिकल 33 में है मौजूद है यूएन चार्टर में। वहाँ पर कौन कौन से इंक्लूडिंग रहते हैं? तो निगोशिएशन रहता है, इंक्वायरीज रहते हैं, मेडिएशन रहता है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सिलेशन रहता है, एडिक्शन रहता है, ओके, देन जुडिशियल सेटलमेंट रहती है, गुड ऑफिसेस भी इनके में मौजूद होते हैं, लेकिन सैंक्शन जो है यहाँ पर मौजूद नहीं होता। इसी कारण
जो भी आर्टिकल 33 यूएन चार्टर के अनुसार जो भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यहाँ पर इंक्लूडिंग जो रहेंगे, वहाँ पर जो रीजनल अरेंजमेंट के लिए एंड एडॉप्शन ऑफ रीजनल अरेंजमेंट रहेगी, इस्टेब्लिशमेंट इन आर्टिकल 371 में भी पार्टीज ऑब्लिगेशन के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर सैंक्शन के यानी प्रतिबंध के बारे में कोई भी ऐसा समाधान करने का, शांतिपूर्ण समाधान का साधन नहीं बताया गया है। इसी कारण इनका जो आंसर है, आंसर इज दैट बी है। ठीक है, इसके साथ इसका आंसर है बी है, जो सैंक्शन के बारे में नहीं बताया। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु हैड फर्स्ट प्रपोज द एटम्स फॉर पीस प्लान इन 1953। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया कि 1953 में सबसे पहले शांति के लिए परमाणु योजना का प्रस्ताव किसने दिया था। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि परमाणु योजना यानी एटम्स फॉर पीस प्लान जो है यह किन थिंकर ने यह प्लान बताया था। हु इज द फर्स्ट प्रपोज द 1953। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एटम फॉर पीस रिचर्ड निक्सन है, हैरी ट्रूमन है, ड्वाइट एइज़नहावर है, आइजनहावर है, जॉन केनेडी है। ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि किसने यह हमें बात बताई गई है कि द फर्स्ट प्रपोज द एटम फॉर पीस प्लान फॉर इन 1953। तो यहाँ पर एटम्स फॉर पीस वॉज द टाइटल ऑफ अ स्पीच delivered by the US President Dwight D. Eisenhower to the UN General Assembly in New York City on December 8, 1953। 8 दिसंबर को यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, वही ड्वाइट आइजनहावर इसे कहते हैं, उन्होंने दिए थे। एटम फॉर पीस वाज अ प्रोपोगेंडा एलिमेंट ऑफ द कोल्ड वॉर डिटरेंस स्ट्रैटेजी उन्होंने कहा है। तो उनका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी, दैट इज the Dwight Eisenhower had the first proposed the atom for peace plan in the 1953। ठीक है, इसके साथ ही हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर atoms for peace was the propaganda elements of the Cold War deterrence strategy। Eisenhower speech opened a media campaign that would last for years and aimed at emotion management के बारे में कहा है। Then promising the peaceful use of uranium amid fears to continuing nuclear weapon, also nuclear reactors of the future। The speech was a typing point in international focus on the peaceful use of nuclear energy। Even at the beginning in the Cold War, J. Eisenhower, perhaps with some influences from the Robert Oppenheimer, was trying to convey a spirit relief of what arrived after the Hiroshima and Nagasaki and the nuclear tests of the early 1950। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी एटम फॉर पीस के बारे में जो टाइटल ऑफ स्पीच डिलीवर किया है, वही यूएस प्रेसिडेंट है आइजनहावर टू द यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क सिटी दिसंबर 8, 1953 है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिप्लोमेसी ऑफ डेटान्स। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि डिप्लोमेसी ऑफ डेटान पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर हमें बार बार कहना पड़ता है कि हमें देखना है कि जो भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण थिंकर्स है उनके बारे में हमें थॉट बता देते हैं, थीम के बारे में बता देते हैं, साथ ही उन्होंने कौन कौन सी बुक्स ऑथर किए, यानी ऑथर ऑफ बुक कौन है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछे गए, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं डिप्लोमेसी ऑफ डेटान्स किसका है। तो यहाँ पर हमें हमारी जो भी नोटबुक रहेगी अलग से, जो भी बुक एंड ऑथर के लिए हम छोटी सी नोटबुक रखेंगे, वहाँ पर हम क्या करके नोट डाउन करके लिखेंगे। और रोज हर रोज ये क्या करेंगे, पढ़ते रहना और रिवाइज करते रहना, यानी जब भी एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे तो आपको ये इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिप्लोमेसी ऑफ डेटान्स किसने लिखा है। कोरल बेल, जॉर्ज केनन, हेनरी किसिंजर या E.H. कार ने लिखा हुआ। तो यह टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यह हमें मालूम होना चाहिए। इनके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहती, लेकिन डिप्लोमेसी ऑफ डेटान जो भी लिखा है वही कोरल बेल ने लिखा हुआ है। ठीक है, किसने लिखा है, कोरल बेल ने लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो आंसर इज दैट ए है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Which of the following pairs is not matched correctly। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया, पेयर्स पूछा गया और नॉट करेक्टली पूछा गया। ठीक है, नॉट, यह भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, हमें पिछले सेशन में भी यह क्वेश्चन देख लिया था, क्योंकि यहाँ पर डेटरेंस है और यूएन पीस कीपिंग के बारे में देख ले, पावर के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको आंसर मालूम ही होना चाहिए यहाँ पर
कि क्या है, लेकिन सिलेबस के बारे में इस जो भी आज का सेशन है इसके बारे में था, इसलिए वह दोबारा ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शक्ति संतुलन है, निरोध है या निर्धारण है, सामूहिक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना है। तो यहाँ पर जो पर बताया गया है कि नॉट करेक्ट हमें पूछा गया, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर के बारे में हमने बताया कि मेकिंग अलायंसेज यानी गठबंधन बनाना यानी शक्ति संतुलन, ये सही है। निरोध एंड डेटरेंस के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में हमने बताया था, ये भी सही है। देन सामूहिक सुरक्षा किसके लिए होते थे, आइसोलेटिंग द एग्रेसर यानी हमलावर को अलग थलग करने के लिए सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना जो है तो आक्रमणकारी के साथ युद्ध की नहीं, यहाँ पर दो वर्ड जो है वही अपोजिट यहाँ पर दिखाई देते। जब भी आपको आंसर नहीं मालूम होता तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है, और कॉमन सेंस के यूज करने के बाद आपको पता ही चलता है कि यूएन पीस कीपिंग रखे हुए तो वॉर विद एग्रेसर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है वही हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेट करने के बाद जो भी आंसर रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही इसका आंसर है, आंसर इज दैट डी हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following is the main objective of the threshold test ban treaty। यह हमें प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे लिए पूछा गया है कि थ्रेशोल्ड जो भी टेस्ट बैन ट्रीटी वही क्या है। ठीक है, थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, यहाँ पर हमें जो पूछा गया मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया यहाँ पर हमें मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया जो भी थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में। तो फर्स्ट वन इज दैट बैन ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी टू द नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। ओके, यहाँ पर क्या पूछा गया, तो यह एक स्थान के हस्तांतरण पर प्रतिबंध गैर परमाणु के लिए प्रौद्योगिक रहेगा जो भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स रहेंगे। ठीक है, साथ ही बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट, परमाणु के हस्तांतरण पर प्रतिबंध गैर राज्यों को प्रतियोगिता करने के लिए, यानी बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू अनदर, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट नहीं। बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट हैविंग अ यील्ड ऑफ मोर देन 100 kilotons. Okay, then ban of underground nuclear test having yield of more than 150 kilotons। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हैविंग अ yield है लेकिन अंडरग्राउंड है जो वह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी थ्रेशोल्ड ट्रीटी के बारे में बताया गया था जो भी 1974 में हुआ है थ्रेशोल्ड ट्रीटी। ठीक है, तो ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट है, वह सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड ट्रीटी जो हुई है वह अंडरग्राउंड हुई है। ठीक है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट है वो। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट और कितनी किलोटन की है वह 150 किलोटन, मोर देन 150 किलोटन के बारे में बताया गया था। द ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट आल्सो नोन एज द थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी TTBTB इसे कहते हैं, was signed by July 1974 है, that by the United States and the Soviet Union. It establishes a nuclear threshold after March 1976 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर जो रहेगा वही जो अंडरग्राउंड के बारे में कहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आंसर जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो इसी का आंसर हो सकता है डी है। तो आंसर इज दैट डी है। तो हम देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड क्या है, तो थ्रेशोल्ड इज ए मिलिट्री सिग्निफिकेंस बिकॉज इट्स एलिमिनेट्स द possibility of testing new or existing nuclear weapons beyond the fractional megatons range. In the 1960s, both countries conducted tests of more than 150 kilotons. Mutual restraint imposed by the treaty reduced the explosive power of new nuclear warships and bombs that could otherwise be tested for weapons system. Of particularly important was the relationship between the explosive power and first strike capability of reliable tested warheads. The threshold test ban treaty was agreed upon a summit meeting in Moscow in July 1974। विच से यहाँ पर भी ये बीट हो सकती है। ठीक है, the threshold test ban treaty was agreed upon a summit meeting on Moscow in July 1974 है। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना चाहिए कि जो भी यहाँ पर बिट्स छूटते हैं इसे क्या करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
यहाँ पर भी फिर से हमें पूछा गई, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लिस्ट फर्स्ट देती है, लिस्ट सेकंड है, थेरीज है, थिंकर्स है, थॉट्स है, बुक्स है, आर्गुमेंट, आइडियाज, ओके, थीम है। ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार पूछे गए, तो इसमें ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो मैच द लिस्ट फर्स्ट जो भी थेरिस्ट के बारे में है, सिद्धांतकारों के बारे में बताए। देन लिस्ट सेकंड जो है वही हमें आइडियाज और आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया है, ठीक है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पर हमें फर्स्ट लिस्ट में थेरिस्ट दिया, सेकंड लिस्ट में उनके आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स है, उनके बारे में बताया गया, ठीक है। फर्स्ट जो है विंसेंट ऑस्ट्रॉम है, डेविड ईस्टन है, F.W. रीग्स है और मेरी पार्केट फुलेट है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो भी थेरीज है इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस द आइडियाज ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ये हमने पिछले सेशन में देखा था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेड डिफरेंट मॉडल, देन क्रिटिक bureaucratic model, then conceived of public policy as an output of the political system, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट किसके बारे में बताया था, यानी कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा था किसके बारे में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी कंस्ट्रक्टिव जो भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव को है डेविड ईस्टन की रहती है, ठीक है। डेविड ईस्टन ने इसके बारे में बताया गया था। एक मिनट, सॉरी, ये फॉलेट के बारे में हमने बताया था कि मेरी पार्कर फॉलेट जो है उन्होंने कंस्ट्रक्टिव फॉलेट के बारे में बताया था। इसमें जो हम डी देख ले तो इसमें तो डी कहाँ पर आता है, यानी डी को फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, डी को फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सेकंड में आता है, तो यहाँ पर आंसर बी हो सकते हैं। ये एक हमारी एक टेक्निक है, ऐसा एक जो भी ऑप्शन आपको मालूम होता है यहाँ पर आपको जो भी करेक्ट आंसर इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, आंसर जो भी हो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी देख ले, डेविड ईस्टन किसके बारे में कहते हैं, डेविड ईस्टन के बारे में जो भी बात करते हैं तो वह पब्लिक पॉलिसी एज एन आउटपुट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, यानी पॉलिटिकल सिस्टम जो कंसेप्ट हो डेविड ईस्टन के है, ये भी हमें पता हो तो इसके साथ ही हमें आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। बी को 4 देख लेते, बी को 4 का है तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक इजी यहाँ हमें ऐसा लगता है, और एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए होते हैं वो बार बार या डबल नहीं देते, तो यहाँ पर हम एक जो भी ऑप्शन मालूम होता हम क्या करते हैं, जो भी सही ऑप्शन सही आंसर इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके बात पर हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमें मालूम होना चाहिए, एक भी थिंकर के बारे में अभी पूरी जानकारी से मालूम हो तो आप जो भी सही जवाब है इनके पास हम क्या करते हैं, पहुंच सकते हैं, ठीक है। के साथ ही इसका जो आंसर है, आंसर इज दैट बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यही भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें लिस्ट फर्स्ट दी है, यहाँ पर लिस्ट सेकंड भी दी है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर फिर से हमें मॉडल सीरीज के बारे में बताया और ऑथर्स के बारे में बताया, ये पूरा वाइस वर्सा किया है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिस्ट फर्स्ट बिलो गिव सम मॉडल थेरिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड लिस्ट सेकंड गिव द author of the model theory, match list first and match second list, select the correct answer from the codes given below। list first में हमें क्या दिया है, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन दिया है, 4 वर्ड्स मॉडल का है, रिलेटिव डिप्राइवेशन है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो भी थिंकर जो भी ऑथर से मॉडल से ये जो भी ऑथर से लेखक है उनके बारे में ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थ्योरीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लीट प्रिवेंशन किसके बारे में कहा है, तो जॉन बर्टन के बारे में कहा है। देन 4 वर्ड मॉडल जो है तो सैंडल के बारे में है, ठीक है। 2 वर्ड मॉडल जो है उन्होंने सैंडल के बारे में कहा गया। रिलेटिव डिप्राइवेशन किसके बारे, रिलेटिव डिप्राइवेशन है रॉबर्ट गुड के बारे में कहा है, रॉबर्ट गुड के बारे में। और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कंसेप्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो कंसेप्ट रही है वह जॉन गल्टन यानी गाल्टन भी उसे कहते हैं, उन्होंने वह क्या कहिए दोहराई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संघर्ष निवारण, 4 विश्व मॉडल, सापेक्ष अभाव, संघर्ष परिवर्तन के जो भी इनके सिद्धांत में युद्ध नियोजन के जो भी मॉडल्स है वही जो
ऑथर्स है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिजर्वेशन किसके बारे में बताया गया है, जो भी थिंकर्स रहेंगे। तो इसका आंसर जो है, तो आंसर इज दैट बी है, जो इनके बारे में जो भी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के दोहराए थेरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऑथर के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार जो भी हमारे एग्जाम में इन्हें पूछे गए क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब भी एक से एक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं कि सोच सकते हैं कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी आप यूज कर सके तो हमारा क्या हो सकता है कि हमारा स्टडी जो है पूरा होता है। लेकिन प्रेशर के बारे में एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको थोड़ी सी घबराहट रहती कि ये क्वेश्चन और मुझे पता ही नहीं और मुझे कुछ याद भी नहीं है, इनमें यह जो क्वेश्चन है, यह जो कॉन्सेप्ट है मैंने पढ़ी ही नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, पूरे के पूरा पेपर जो रहेगा, पूरा क्वेश्चन आपके लिए न्यू रहेगा, तो कोई बात नहीं। जो भी आपको कॉन्शियस माइंड में आपका जब भी आपने स्टडी किया होगा, शांत मन से आपको क्या करना है वो जो भी रिवाइज करना है, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन का जो भी सही गलत है, और आपको जो भी कॉन्शियस माइंड को लगता है कि नहीं एक क्वेश्चन का जो उत्तर है ये सही है, ये आप क्या कर सकते हैं, उसे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और ऐसे करने से जो भी हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को जरूरत से ज़्यादा ही हम क्या कर सकते हैं, सही आंसर तक पर हम पहुंच सकते हैं। यही भी एक टेक्निक है, ये हमें एग्जाम के बारे में, यानी एग्जाम के हॉल में जाते समय ये टेक्निक जो है हमें क्या करनी है, यूज करनी है। तो किसी को भी एग्जाम के बारे में जब भी जाते तो वहाँ पर थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है हमारा, वो बिल्कुल ही साफ और बिल्कुल ही शांत रहना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसके साथ ही जो भी आज का सेशन हमारा आपको कैसा लगा है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और कोई आपकी सजेशन शिकायत और कोई कमेंट्स हो वही भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ठीक है, उसके साथ ही हमारा जो चैनल है उसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है ये मुझे ज़रूर लिखना, और आगे कंटिन्यू करने के लिए करने के लिए आप इच्छुक है तो एस कहकर भी आपको कह सकते हैं, या कंटिन्यू करो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आज का सेशन आप यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।